नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका एसबीएस न्यूज और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, मोदी जी की जो रीसेंट स्पीचेस हैं, खास तौर से भोपाल के अंदर जो अपने बूथ वर्कर्स को संबोधित करते हुए जो शब्द उन्होंने यूज किए हैं, मैंने अपने जीवन में मोदी जी को इतना बेचैन, इतना आक्रोशित, इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। और बार बार अपनी छाती के ऊपर हाथ पीट कर यह कहना कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। तो 9 साल से क्या कर रहे थे? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो येडियुरप्पा की सरकार थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो शिवराज चौहान की सरकार थी। वहां तो आपके बोल भी नहीं बोले जाते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ किसी मंच के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने सारे विरोधी नेताओं के नाम ले डाले कि अगर आपको प्यार है उससे, क्या कहते हैं, आरजेडी से, लालू यादव से, तो उनको वोट दो। स्टालिन से प्यार है तो डीएमके को वोट दो। शरद पवार से प्यार है तो एनसीपी को वोट दो। शिवसेना से प्यार है तो उद्धव को वोट दो। कोई नाम नहीं छोड़ा उन्होंने। ये तो कमाल की चीज हो गई साहब। मैंने कभी उनको इस कदर नाम लेते हुए नहीं सुना था। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई एक ज्वालामुखी धधक रहा है। शायद जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो इंसान को लगता है कि वो हर वो कोशिश करे, जिसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो हर वो कोशिश करे कि मैं अपने आप को बचा लूं कैसे भी करके। एक छटपटाहट है उसके अंदर। अजीब सा एक ये परिवर्तन देखने में आया है। और ये ऐसा अपवाद पहले देखने के नहीं आया था, इसलिए मैं इसे अपवाद कह रहा हूं। ये एहसास होना शुरू हो गया उनको कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और वो यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, एक पुलवामा के रूप में परिवर्तित करने का कोशिश शायद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी अब मूर्छा टूट चुकी है। वो जाग गई है और वो पहचान गई है कि बीजेपी को काउंटर कैसे करना है। एक दो चीजें और भी जो मैंने महसूस की, जो मेरे अपने सूत्रों से मुझे प्राप्त हुई दक्षिण पंथियों से, कि उनको एहसास होना शुरू हो गया है कि मोदी इंजन के अंदर अब वो ताकत नहीं है कि इस गाड़ी को स्पीड से खींच सके और उन्हें विजय दिलवा सके। शायद बार बार वो अब जो आक्रोशित होकर बातें कर रहे हैं, वो शायद एक जैसे एक बूढ़ा बैल होता है, तो जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन वो बोझ से भरी हुई बैलगाड़ी को अपनी पूरी हिम्मत लगा के खींचना चाहता है, पर खींच नहीं पाता है। उसी बोर्ड पर मोदी जी आकर खड़े हो गए हैं इस समय। उन्हें यह लगता है कि शायद वो 24 साल के हैं, लेकिन उनकी उम्र 74 साल है और वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। मुझे लगता है कि अब आरएसएस को, यानी कि संघ को, महसूस होना शुरू हो गया है कि अब मोदी जी शायद धीरे धीरे बीजेपी के लिए एक बोझ बनते जा रहे हैं। बल्कि अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि जाने के बाद, उनके जाने के बाद बीजेपी शायद पूरी बिखर जाए, टूट जाए, कुछ वैसे ही जैसे इंदिरा के जाने के बाद कांग्रेस टूट और बिखर गई थी। जिसे वो समझते थे कि एक एसेट है, आज वही एक लायबिलिटी में कन्वर्ट होते नजर आते हैं। ना तो चुनाव जितवा पा रहे हैं, और लोग कई एक थ्योरी निकालते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें 10 से 15% ज्यादा वोट मिलते हैं। वो पुलवामा नहीं होता तो शायद उन्हें 10 और 15 वोट का जो रंग है वो भी नजर आ जाता था। अब यूसीसी के द्वारा अपनी खोई हुई छवि और ताकत को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि बूढ़े कदमों में इतनी ताकत नहीं होती है, बल्कि हमने तो जो जंगल का एक, क्या कहते हैं, प्राकृतिक जो नियम है कि बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर पाता है। रहता तो शेर ही है, नाम उसका शेर है, उसकी दहाड़ भी शेर जैसी होगी, उसकी दहाड़ में कमी नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो शिकार कर पाए। शायद उसी मोड़ पर आज मोदी आकर खड़े हुए हैं कि वो भी एक बूढ़े शेर की तरह हैं। दहाड़ तो सकते हैं, पर शायद
शिकार नहीं करते, अदरवाइज हिमाचल नहीं हारते, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं हारते, और कर्नाटक में बुरी हार से बच, अभी पूरी हार तो हो ही गई, और बाकी स्टेट्स के अंदर ही इज स्टेयरिंग इनटू सम ऑफ द मेगा डिफीट्स। इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान मंडली हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय करवा देता हूं। डॉक्टर अनिल जैन जी बहुत बेहतरीन विश्लेषक हैं, स्वागत है। जय हिंद सर। अधीर रोहत साहब देवभूमि हिमाचल से जुड़ रहे हैं, आजकल वहां बहुत बारिश हो रही है, तो मैं प्रेयर करूंगा कि सब लोग सुरक्षित रहें शिमला के अंदर जहां आप रहते हैं। आपका भी स्वागत है अधीर रोहत साहब। और सुनील शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ मित्र, और खास तौर से उनसे मैं प्रेरणा भी लेता रहता हूं, क्योंकि उनके जैसा आशावादी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। हालांकि मैं भी बीच बीच में कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन फिर उससे सीखता हूं और आगे चला जाता हूं। स्वागत है सर आपका। पहले अनिल जी आपके पास ही आता हूं आज। ये धन्यवाद। इतना बड़ा कर रहे हैं विदेश अपना विपक्षियों के ऊपर नाम ले लेकर कर रहे हैं साहब, ये तो कमाल ही हो गया। पहले ऐसा नहीं करते थे, छाती के ऊपर बार बार हाथ मार रहे हैं। और शेर बूढ़ा हो चुका है सर, अब शायद अब शिकार नहीं कर पाएगा, इस बात का एहसास अब संघ को भी हो चला है। अनिल जैन जी। दिनेश जी, वो कहते हैं, पुरानी कहावत है कि जब दिया का अंत आता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। और मोदी जी के पास देखिए इतनी एजेंसीज हैं, आईबी है और तरह की एजेंसी, उनको फीडबैक तो मिलता ही रहता होगा कि जनता में इस समय क्या चल रहा है। चाहे पूरी सच्चाई ना बताती ये एजेंसियां बताती हों, कुछ ना कुछ तो उनको मन मुताबिक रिपोर्ट भी बताती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो पहले जिस तरह के अंधभक्त हुआ करते थे वैसे अंधभक्त अब नहीं रहे जी। तमाम दिनेश जी जो सरकार के काम होते हैं कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना, महंगाई को नियंत्रण में रखना, और एक अमीर और गरीब के बीच में जिस तरह की खाई बढ़ती चली जा रही है, ये भी सरकारों की कोशिश होनी चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, मतलब समावेशी विकास होना चाहिए भारत के तमाम तबकों का। ये नहीं कि आप नारा तो दें सबका साथ सबका विकास, लेकिन चंद मुट्ठी भर जो बिल्कुल बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, विकास सिर्फ उनका हो, आम जनता जो है वो बेचारी आलू टमाटर के लिए भी तरस जाए, धनिया के लिए भी। धनिया 600-700 रुपए किलो हो गया दिनेश जी दिल्ली में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो तमाम जो सरकार के काम होते हैं, जो उन सभी मोर्चों पे, विदेश नीति पे चीन अंदर घुसा आ रहा है, उस पे फेल है। मणिपुर में पहली बार मैं समझता हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई, कि फौज की हिरासत से आतंकवादियों को छुड़ा ले गए, महिलाओं का झुंड आता है, ये तो सुना भी नहीं था कभी हमने। और आप मणिपुर को इग्नोर कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम यूसीसी का ढोल पीटने लग जाएंगे तो ये सब तूतियों की आवाज दब जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश की जनता में, उनके डीएनए में लोकतंत्र घुस चुका है, अपनी पैठ बना चुका है। तो जनता यहाँ पे सड़क पे नहीं आती, उस तरह से क्रांतियां नहीं करती जैसे कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप का होता था, क्योंकि जनता को पता है कि चुनाव आएंगे, ठीक है 8-10 महीने बाद ही आएंगे, और तब हम बटन दबा करके क्रांति करेंगे। लोकतंत्र यही बताता है हमें। तो जनता अंदर अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है, और वो सोचने के आ जाए मौका, उनसे इंतजार नहीं हो रहा अगले 8-10 महीने का चुनाव का। वो सोचते हैं आज ही चुनाव हो जाए और आज ही हम बटन दबा दें। और मोदी जी इस दौरान चाहते हैं कि लोग बेरोजगारी की बात ना करें, किसानों के मुद्दों की बात ना करें, पहलवानों की बात ना करें, ओबीसी के कास्ट सेंसस की बात ना करें। और वो एक नया मुद्दा जिसको 9 साल से उनको कभी जिसका जिक्र भी नहीं किया है, यूसीसी। मतलब अगर इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा था तो जब आप सरकार में 9 साल पहले आए थे उसको करते हैं, आपने नहीं किया। और ऐसा कोई जन आंदोलन भी नहीं चल रहा यूसीसी के लिए इस देश में, कोई मांग भी नहीं उठ रही। सडनली आउट ऑफ ब्लू जो है आप एक मुद्दे को ले आते हैं ताकि लोगों का ध्यान जो मूल जो उनको मुद्दे हैं उनसे भटक करके इस तरफ आ जाए। लेकिन विपक्ष भी बहुत समझदार हो चुका है दिनेश जी, उस तरह की प्रतिक्रिया और वैसा जो है वो विपक्ष नहीं करने वाला। अपने ठीक है, एक उनका जो पक्ष है वो तो विपक्ष रखेगा। और मैं देख रहा था कई हमारे मुस्लिम संगठनों का भी मैं देख रहा था, वो कह रहे कि हम यूसीसी के खिलाफ सड़कों पे नहीं आएंगे। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ मामला वातावरण बने देश में
जिससे ये जो चुनाव है वो मूल मुद्दों से भटक करके हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण वाला चुनाव हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए केजरीवाल तो सर आज ही सर केजरीवाल तो आज ही चले गए मोदी के साथ में कि हम तो यूसीसी का समर्थन करेंगे। दिनेश जी देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे केजरीवाल जी को थोड़ा ज्यादा देखने सुनने का मौका मिलता है। केजरीवाल का जो वोट है ना वो बड़ा सेंसिटिव वोट है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में केवल 18% वोट मिलते हैं, 18, और विधानसभा चुनाव में मिलते हैं 54%। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे रहती है, जमानतें जब्त हो जाते हैं कैंडिडेट्स की। तो उनको लगता है कि जो एक बहुत बड़ा वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, वो विधानसभा में मेरे को वोट देता है और लोकसभा में मोदी जी को वोट दे देता है। तो उसके मद्देनजर वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। पहले भी आपने कहा देखा होगा कि गुजरात के चुनाव में उन्होंने कहा कि लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए, महात्मा गांधी की नोट पे नहीं लगनी चाहिए फोटो, इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। चुनाव में वो अक्सर जो है मंगलवार को जब चुनाव का प्रचार चल रहा होता है तो कनॉट प्लेस दिल्ली में हनुमान जी का मंदिर है, वहां पहुंच जाएंगे, पत्रकारों को लेके पहुंच जाएंगे। बोला आप मंदिर जाते हैं तो आप कहीं पत्रकारों को लेके जाते हैं दिनेश जी? लेकिन वो बड़े चतुर चालाक हैं। वो पत्रकारों को 20 पत्रकार फिर कहेंगे हनुमान चालीसा से आप सुन लीजिए, मुंह जबान वो बोल के दिखा देंगे हनुमान चालीसा को। तो उनका जो है वो एक अलग किस्म की राजनीति है। लेकिन देखिए उनका लोकसभा में जो जनरल इलेक्शंस है बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। एक तो दिल्ली में ही कुल मिला के 7 सीटें हैं और उसमें भी वो तीसरे नंबर पे रहते हैं दिल्ली में। तो केजरीवाल क्या कह रहे हैं इसका कोई बहुत ज्यादा राष्ट्रीय पटल पे उसका कोई महत्व मैं नहीं समझता। जी मैं आता हूं अधीर जी आपके पास।